वेलकम टू माय चैनल M.147। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और नोड्स क्या होते हैं और किस तरह हम नोड्स निकाल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में एस ऑर्बिटल में किस तरह के नोड्स होते हैं, पी ऑर्बिटल्स में किस तरह के नोड्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स में किस तरह के नोड्स होते हैं। इन सबको हम एक एक करके जानेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के पर्सपेक्टिव के मुताबिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल डेफिनेशन तो मैंने लिखी है, लेकिन पहले समझते हैं ऑर्बिटल होता क्या है। ऑर्बिटल वो वाला रीजन होता है एटम का थ्री डायमेंशनल स्पेस में जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होती है मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम, वो वाले रीजन को क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है, वही मैंने डेफिनेशन यहां पर लिखी है। An orbital may be defined as the region, ये वो region है in the three dimensional space, three dimensional space में around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum, जहां पर इलेक्ट्रॉन को probability of finding of electron होती है maximum, उस वाले region को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, इस ऑर्बिटल को हम दिखाते हैं साई स्क्वायर से। साई स्क्वायर हमें क्या देता है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम देता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां पर होगी तो उसको हम दिखा दें किससे, साई स्क्वायर से दिखा दें। समझ में आया? अब दूसरी बात हम यहां पर सीखेंगे नोड्स क्या होते हैं। व्हाट इज द नोड? जिस तरह आपने सीखा कि ऑर्बिटल वो वाला रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है मैक्सिमम, उस वाले रीजन को क्या कहा आपने, ऑर्बिटल कहा है। लेकिन वो वाला रीजन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होती है जीरो, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जहां पर उसको पाने की क्षमता होती है जीरो, उस वाले रीजन को क्या कहते हैं, हम नोड कहते हैं। समझ में आया? तो वही मैंने लिखा, द नोड इज द रीजन, ये वो वाला रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहां पर इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी होने की जीरो होती है, चांसेस। ठीक है, उस वाले रीजन को हम कहते हैं नोड्स। यहां तक आया समझ में? नोड्स तो अब आया समझ में। नोड्स होते हैं हमारे पास दो तरह के, एक को बोलते हैं रेडियल नोड्स, दूसरे को कहते हैं एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स का दूसरा नाम है स्फेरिकल नोड्स और एंगुलर नोड्स का दूसरा नाम है नोडल प्लान्स। ठीक है ना? अब हम एक एक करके जानते हैं। पहले एस ऑर्बिटल्स में देखते हैं क्या क्या नोड्स होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं फिर पी ऑर्बिटल्स में देखते हैं नोड्स, उसके बाद हम देखते हैं डी ऑर्बिटल्स में। चलो पहले सबसे पहले हम देखते हैं एस ऑर्बिटल्स में। दोस्तों ये देखो, ये मैंने बनाया यहाँ पर नोड्स इन एस ऑर्बिटल, हेडिंग मैंने लिखी है। ठीक है ना? ये मैंने यहाँ पर बनाया है एस ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल ये है। ठीक है ना? अब देखो इस वाले रीजन में, पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम, यानी यहाँ पर चांसेस ऑफ फाइंड द इलेक्ट्रॉन अराउंड दिस रीजन इज मैक्सिमम। तो ये वाला सारा रीजन हमारा क्या हो गया, 1s। तो इस ये शेप भी होती है हमारे 1s की सुपर। ठीक है, हमारा 2s किस तरह का होता है, देखो हमारे 2s में दो जगह होती है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम, वो दो रीजन होते हैं। एक होता है सेंटर में एक रीजन, और दूसरा रीजन ऐसा होता है जो खाली होता है, जहां पर प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, कुछ भी नहीं है। और इसके बाद एक और रीजन होता है जहां पर प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये किस तरह, ये कौन सी शेप में बनाई, 2s की शेप में बनाई। ठीक है ना? तो 2s में हमारा एक प्रोबेबिलिटी होता है सेंटर में और बीच में कुछ भी नहीं होता है, और इसके बाद एक और रीजन आता है जहां पर प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम। समझ में आया? और ये जो इस बीच वाला रीजन है जहां पर प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं होती है ना, इसी को हम कहते हैं ना नोड। अब चूंकि ये तो स्फेरिकल है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्फेरिकल नोड। इसी स्फेरिकल नोड को हम दूसरा नाम बोलते हैं रेडियल नोड्स। समझ में आया? तो 2s में हमारे कितने रेडियल नोड्स होते हैं, एक रेडियल नोड होता है। समझ में आया? ये शेप किसकी है, हमारी 2s ऑर्बिटल की शेप है। हम आप इसको इस तरह भी इमेजिन कर सकते हैं, आप मानो आपकी टेनिस बॉल है। ठीक है ना? टेनिस बॉल आप मानो 1s है हमारा। ठीक है ना? तो वहां पर जो टेनिस बॉल के अंदर से जो रीजन होगा, वहां पर सारे रीजन में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी मैक्सिमम, मतलब वहां पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वहां पर होगी। ठीक है ना? अब तो वो हमारा वो टेनिस बॉल हमारी क्या होगी, 1s। ठीक है ना? अब इसी टेनिस बॉल को आप क्या करो, एक फुटबॉल के सेंटर में रखो। इस टेनिस बॉल को क्या करो, धागे से बांध के रखो, धागे से बांध के रखो, एक बड़ी टेनिस बॉल में डालो। अब ये जो हमारा ये टेनिस बॉल समेत ये फुटबॉल,
बीच में है टेनिस बॉल और इसके इर्द गिर्द क्या है, फुटबॉल, ठीक है ना। अब ये हमारा शेप बन गया 2s ऑर्बिटल का। तो 2s ऑर्बिटल में एक प्रॉपर्टी होती है सेंटर में, मैक्सिमम प्रॉपर्टी, और जो रीजन अब इस टेनिस बॉल और फुटबॉल के दरमियान बच गया वो वाला बन गया हमारा नोड, और हमारा फुटबॉल जो है, हमारा फुटबॉल बन गया वो वाला रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी भी होती है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो हमारे इस टेनिस बॉल और फुटबॉल के बीच में वो रीजन आया ना जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां पर हमारी हवा है हमारे बॉल्स में, लेकिन एटम में वहां पर 2s में क्या होता है, वो रीजन होता है खाली होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी 0 होती है, ठीक है ना। वही आप इमेजिन करो, ये हमारा है 2s, तो 2s के बीच में ये हमारा नोड आया जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल नोड। इसी तरह हमारा 3s है, ये देखो हमारा 3s ऑर्बिटल है। 3s ऑर्बिटल किस तरह का होते हैं, पहले तो स्फेरिकल होते हैं। अब यही आप इमेजिन करो, अब ये फुटबॉल जो हमने बोली, पहले इसमें टेनिस बॉल रखी, टेनिस बॉल रखी फुटबॉल के बीच में, अब फुटबॉल टेनिस बॉल दोनों को रखो किसी बड़ी बॉल में। अब इसमें कितने रीजन बन गए, 3 रीजन, एक बन गया टेनिस बॉल का रीजन, दूसरा बन गया फुटबॉल का रीजन, और तीसरा बन गया बड़ी बॉल का रीजन। ये 3 रीजन होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, फाइंडिंग ऑफ प्रॉपर्टी होती है मैक्सिमम, ठीक है ना। और टेनिस बॉल और फुटबॉल के दरमियान आ गया एक रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी 0 होती है, और इस फुटबॉल और बड़ी बॉल के दरमियान आ गया दूसरा रीजन जहां पर भी प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 होती है। तो ये वाले बन गए 2 रीजन हमारे इसमें जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है 0, ठीक है ना। तो हमारा ये 3s ऑर्बिटल बन गया, ठीक है ना। ये मैंने बनाया इसकी शेप। अब आप खुद देखो 3s ऑर्बिटल में कितने नोड्स बन गए, एक बन गया ये हमारा स्फेरिकल नोड, और दूसरा बन गया ये हमारा स्फेरिकल नोड। समझ में आई बात? तो ये हमारे 3s में होते हैं 2 नोड्स, 2 स्फेरिकल नोड्स, एक आया इधर का वाला रीजन, दूसरा आया इधर का वाला रीजन। क्लियर बात? ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये 1s है हमारा, 1s में कोई नोड नहीं आया। ये देखो हमारा 2s है, 2s में हमारा एक नोड आया। अब देखो 3s में हमारे 2 नोड्स आए, 3s में हमारे 2 नोड आए, इसमें हमारा एक नोड आया, इसमें हमारा कोई नोड आया। तो नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालें? आप यहाँ पर देखो एक नोड आया ना, हम करेंगे इसका n कितना है 2, हम करेंगे 2 - 1, तो वही आया ना हमारा 1। यहां पर करेंगे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 - 1, तो वही आया ना हमारा 2, ठीक है ना। तो हम नंबर ऑफ नोड्स इन s ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं? n - 1 से। n आपको आया कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपको बोला गया फॉर एग्जांपल 5, इसमें बता कितने रेडियल नोड्स होंगे, आप क्या करोगे 5 इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 - 1 करोगे तो वहां पर उसके नंबर ऑफ नोड्स निकल के आएंगे। वही मैंने यहां पर लिखा, एक क्वेश्चन आपको ताकि समझ में आ जाए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड्स इन 9s ऑर्बिटल। आपको क्वेश्चन पूछा गया, बोलो 9s ऑर्बिटल में कितने नोड्स होते हैं, आप कैसे निकालोगे? साथ में बताइए फार्मूला क्या बताइए, n - 1। आप क्या करोगे n - 1, 9s में पूछा गया तो यहां पर n का वैल्यू क्या है 9 - 1 क्या, तो वहां पर निकला 8 निकला। समझ में आई बात? तो इस तरह आप ये निकाले 9s में होते 8 नोड्स। तो ये सारा हमारा था किसके बारे में, s के बारे में। अगर आप 4s होगा, ये तो मैंने 3s की शेप, अगर 4s होगा तो उसमें कितने नोड्स होंगे, इसमें 1 2, उसमें होंगे 3 नोड्स, ठीक है। उसमें इसी तरह 1 2 3 4 बोले होंगे, जहां पर 4 वो रीजन्स होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, फाइंडिंग प्रॉपर्टी होगी मैक्सिमम। क्लियर बात है यहां तक? ठीक है। तो ये था हमारा s ऑर्बिटल का डिस्कशन। अब बात करते हैं किसके बारे में, p ऑर्बिटल्स के बारे में, नोड्स इन p ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। p ऑर्बिटल में हमारे होते हैं 2 तरह के नोड्स, 2 तरह नोड्स होते हैं p ऑर्बिटल्स में मौजूद। एक को बोलते हैं स्फेरिकल नोड्स, दूसरे को बोलते हैं एंगुलर नोड्स, ठीक है ना। हमारे s में क्या होते हैं, खाली रेडियल नोड्स, जिनको दूसरा नाम बोलते हैं स्फेरिकल नोड्स। लेकिन हमारे p ऑर्बिटल में क्या होते हैं, दोनों तरह के नोड्स मौजूद होते हैं। अब हम एक एक करके जानेंगे क्या होते हैं हमारे स्फेरिकल नोड्स और क्या होते हैं हमारे एंगुलर नोड्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने शेप बनाई है, ये मैंने बनाया है। अब हमें पता है p ऑर्बिटल हमारे होते हैं 3, px होता है, p हमारे होते हैं, p में हमारे 3 ऑर्बिटल्स में, एक होता है px, दूसरा होता है py, तीसरा क्या होता है हमारा pz होता है, ठीक है ना। अब एक आप ले लो, वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा तीनों में से किसी भी ऑर्बिटल पे। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ px, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पर शेप बनाई है px 2px। हमें पता है शेप क्या होती है हमारे p ऑर्बिटल की, डम्बेल होती है, डम्बेल होती है, ठीक है ना। अब देखो ये मैंने 2px बनाया, अब इसमें क्या होगा
डम्बल शेप में इस तरह, ठीक है ना। अब ये तो मेरा 2p ऑर्बिटल हो गया, ये किस एक्सिस में बनाया मैंने, अलोंग द एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है ना। अब यही मैंने इसी तरह मैंने 3px बनाया, ये तो मैंने बनाया 2px बनाया, लेकिन अब मैं क्या बना रहा हूं, 3px बना रहा हूं। 3px किस तरह होता है, देखो 3px किस तरह होता है, ये भी डम्बल ही होता है, ये भी डम्बल ही होता है, मगर इस डम्बल के बीच में अब देखो एक रीजन ऐसा आता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम, क्योंकि ऑर्बिटल की डेफिनेशन ये है ना कि वहां जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी होगी मैक्सिमम, उसी को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। अब देखो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम पूरे रीजन में है, 2p में पूरे रीजन में, ठीक है ना। मगर 3p में क्या होता है, 3p में इस डम्बल में पहले एक रीजन आता है जहां पर प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम, उसके बाद एक ऐसा रीजन आता है जहां पर प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं होती है, उसके बाद दूसरा रीजन आता है जहां पर प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम फिर से, ठीक है ना। तो इस ऑर्बिटल के बीच में एक ऐसा रीजन आता है जहां पर प्रोबेबिलिटी होती है जीरो, इसी रीजन को हम कहते हैं नोड। अब ये p ऑर्बिटल में आया तो इसी को हम बोलते हैं यहां पर सुपरहेलिकल नोड्स, यही होते हैं p ऑर्बिटल के सुपरहेलिकल नोड्स, जिनको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं रेडियल नोड्स। समझ में आया कैसे होते हैं p ऑर्बिटल्स में नोड्स, ठीक है ना। अब देखो इसको और समझने के लिए मैंने 4p की डायग्राम भी बनाई है, आप 5p की भी बना कर समझ सकते हो कॉन्सेप्ट को। देखो मैंने अब ये मेरा था 2p, ये मेरा था 3p, ये मैंने बनाया यहाँ पर 4px, किस एक्सिस में बनाया 4px। अब देखो 4px कैसा होगा, पूरा तो एक डम्बल ही होगा, पूरा ऑर्बिटल तो क्या है, ये डम्बल ही है, मगर देखो डम्बल में शेप कैसी है, पहला रीजन ऐसा है जहां पर प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम, उसके बाद इस डम्बल में कुछ ऐसा रीजन आता है जहां पर प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं होती है, ये नोड होता है। उसके बाद दूसरा रीजन आता है इसमें जहां पर प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम, उसके बाद एक और रीजन आता है जहां पर कुछ भी नहीं है, उसके बाद फिर से रीजन आता है जहां पर प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम। तो इस 4p ऑर्बिटल में कितने रीजन्स आए जहां पर प्रोबेबिलिटी होती है जीरो, दो रीजन्स आए, एक और दो रीजन, ठीक है ना। तो यही वो रीजन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नोड्स, और इन्हीं नोड्स को कहा जाता है सुपरहेलिकल नोड्स या रेडियल नोड्स की p ऑर्बिटल्स। क्लियर बात है यहां, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ध्यान दे दो, अब 2p में तो कोई रीजन है ही नहीं नोड्स का, तो 2p में कोई रीजन है नहीं। अब 3p में हमारा एक रीजन है और 4p में हमारे दो रीजन है, ठीक है ना। तो इसमें कितने, दो रेडियल नोड्स, इसमें कितना हमारा एक रेडियल नोड, इसमें कितना नोड्स, कोई रेडियल नोड नहीं। अब नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालते कैसे, इसके लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स मैंने लिखा n - l - 1, ठीक है। अब n - l - 1, ठीक है। अब आप इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो किसी भी ऑर्बिटल के नोड्स। जैसे मैं आपको समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पर 3p, मैंने बोला वो 3p में कितने नोड्स होंगे, वो तो हमने यहाँ पर निकाला 3p में है एक ही नोड, है ना। मगर हम फॉर्मूला कैसे दोबारा देखेंगे, क्या ये फॉर्मूला हमारी सही पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, ठीक है ना। अब 3p में हमारा n क्या है, n तो हमारा 3 है, आया ना। ये वाला रीजन क्या है हमारा n, ये वाला नंबर क्या है हमारा n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब p का वैल्यू कितना, l क्या है, l तो मुझे पता मत है। अब p का वैल्यू जो होता है उसको बोलते हैं l वैल्यू, वो कैसे निकालते हैं उसके लिए भी मैंने ट्रिक लिखी यहाँ पर। आप ऐसे लिखोगे l = 0 1 2 3 4, और 0 के नीचे लिखोगे s, 1 के नीचे लिखोगे p, 2 के नीचे लिखोगे d, 3 के नीचे लिखोगे l, इसी तरह। इसका मतलब s का वैल्यू 0 होता है जब l का वैल्यू s के लिए 0 होता है, l का वैल्यू p के लिए 1 होता है, l का वैल्यू d के लिए 2 होता है, l का वैल्यू f के लिए 3 होता है। समझ में आई बात। तो अब यहाँ पर देखो p के लिए l का वैल्यू कितना, p के लिए l का वैल्यू 1 है, वही मैंने लिखा, p का वैल्यू 1 होता है। समझ में आया। तो क्या आ गया मेरा 3 - 1 तो कितना आया वो मेरा माइनस हुआ यहाँ पर 2 माइनस और 2 -2 प्लस 3, तो वहां पर बचा 1, वही आया ना मेरा 3b में होता है। कितने वो नोड्स होते हैं मेरे बेटे, एक नोड। अगर मैं आपका एग्जांपल बताऊं यहाँ पर, बोलो आप मुझे बताओ 7p में कितने रेडियल नोड्स होंगे, आप क्या करोगे, n इसमें कितना है 7 है और l कितना इसमें है 1 है, तो आप क्या करोगे n - l - 1, तो n कितना आया मेरा, n मेरा यहाँ पर है 7 और l कितना है मेरा है 1,
और यहाँ पर अपना बानी है फॉर्मूला, तो कितना बन गया 7 - 2, तो वो बन गया मेरा 5u। इसका मतलब हमारे 7p में कितने रेडियल नोड्स होंगे, 5u रेडियल नोड्स होंगे। क्लियर बात, समझ में आया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ये तो हमारा था रेडियल नोड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे एंगुलर नोड्स के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है ना, चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एंगुलर नोड्स के बारे में। ठीक है ना, रेडियल नोड्स तो हमने डिस्कस किए, अब बात करेंगे किसके बारे में, एंगुलर नोड्स के बारे में। एंगुलर नोड्स को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हम नोडल प्लेन भी बोलते हैं, इसको दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन भी बोलते हैं। अब इन एंगुलर नोड्स समझने के लिए आप पहले इसको समझने के लिए मैंने एक मॉडल आया, आप इसे समझ सकते हैं। आपको पता है ये मेरे मॉडल आया है यहाँ पर, इस पे आप समझ सकते हैं। आप मानो मेरे 3 एक्सिस हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये मेरी 3 एक्सिस, हमें पता है 3 ऑर्बिटल्स कहां से होते हैं, हमारे px अगर होगा इस एक्सिस में, py होगा इस एक्सिस में, और हमारा pz होगा इस एक्सिस में। ठीक है ना, तो 3 एक्सिस में हमारे 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर बात। अब हम खाली बात कर रहे हैं pz की, किसकी, pz एक्सिस में। पहले हम देखेंगे pz में किस तरह वाले, अगर ये मानो हमारा ये वाला ऊपर वाला हमारा मानो pz ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब देखो pz ऑर्बिटल एक लोब यहां से है, एक लोब ये नीचे से है, एक लोब इसका क्या है, नीचे से। ठीक है ना, अब ये चार्ज कांस्टेंट है कि p ऑर्बिटल का pz वाले ऑर्बिटल का एक लोब ऊपर से है और एक लोब इसका क्या है, नीचे से। अब आप देखो यहाँ पर ये हमारा एक्स प्लेन है ना, और ये हमारा वाई प्लेन है। अब देखो ये ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी वो इस रीजन में होगी, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी किस रीजन में, 2pz की बात कर रहे हैं ना, तो 2pz में होगी इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी। लेकिन हमारे एक्स प्लेन में इसकी कोई प्रॉपर्टी मत होगी, और वाई प्लेन में इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये वाला प्लेन, ये एक्स और वाई प्लेन बन गया मेरा नोडल प्लेन। समझ में आई, फिर से बता रहा हूं, ये मानो मेरा हमारा 2pz है, 2pz ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी होगी 2pz रीजन में, इसमें ऊपर वाले रीजन में, और इसका दूसरा लोब होगा हमारा नीचे वाला लोब। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होगी एक ऊपर वाले लोब में, एक होगी नीचे वाले लोब में। मगर जो हमारे प्लेन्स हैं, तो ये हमारा 2p, ये z प्लेन में, ये 2pz। अब जो हमारा x प्लेन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी मत है, और ये जो हमारा y प्लेन, इसमें भी कोई प्रॉपर्टी मत है इलेक्ट्रॉन की, कोई जीरो है। यहाँ से यहाँ पर भी जीरो प्रॉपर्टीज की फाइंडिंग की है, लेकिन प्रॉपर्टी कहां से, 2pz में। तो ये वाला प्लेन, एक्स प्लेन और वाई प्लेन मेरा बन गया नोडल प्लेन। क्लियर बात यहाँ पर। वही मैंने देखा, अगर हमारा ऑर्बिटल होगा pz, अगर हमारा ऑर्बिटल होगा pz, तो इसका प्लेन, नोडल प्लेन कौन सा होगा, हमारा एक्स प्लेन और वाई प्लेन। एक्स प्लेन में किसकी कोई इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी नहीं होगी, वाई प्लेन में भी कोई इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी फाइंडिंग कहां से होगी, सिर्फ z प्लेन में। तो z प्लेन में अगर हमारा 2pz होगा, तो हमारा x प्लेन और y प्लेन बन गया हमारा नोडल प्लेन। क्लियर बात है। वही मैंने लिखा, अगर हमारा ऑर्बिटल 2pz होगा, तो xy मेरा बन गया नोडल प्लेन। अगर हमारा py होगा, तो xz बन जाएगा नोडल प्लेन। अगर हमारा px होगा, तो yz बन जाएगा हमारा क्या, नोडल प्लेन बन जाएगा। क्लियर बात, आगे समझ में, रेडियल नोड्स भी क्या होते हैं और एंगुलर नोड्स भी क्या होते हैं। ठीक है ना। अब कैसे निकालते हैं हम ये एंगुलर नोड्स, ये जो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होता है बराबर नोड्स होते हैं बराबर l के बराबर। ये आपको याद रखना, अगर आपको कभी पूछा गया बताओ नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होंगे 3p में, तो 1 ही होगा, क्योंकि l p का होता है 1। ठीक है ना, अभी आपको एक और समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होते हैं l के बराबर। समझ में आया। तो अब आपको पूछा गया बोलो टोटल नंबर ऑफ नोड्स, हमें पता है ना टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे ना, सम ऑफ एंगुलर नोड्स प्लस रेडियल नोड्स, वही मिलेंगे ना टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो वही मैंने लिखा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे सम ऑफ एंगुलर नोड्स प्लस रेडियल नोड्स। अब टोटल नोड्स वो तो हमें भी जाना है, रेडियल नोड्स किसके बराबर होते हैं, n - l - 1, और एंगुलर नोड्स किसके बराबर है, l के बराबर प्लस l, दोनों का सम वही होगा। तो देखा ना मुझे टोटल नोड्स। अब देखो -l और +l हो गया कैंसिल, वहां क्या बचा मेरा n - 1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स किस तरह निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकलते हैं n - 1 से। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा गया फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ, कैलकुलेट द टोटल है यहां पर, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 7p
8p 9p कैसे निकालोगे? वही n - 1 करो। इसमें n कितना है? 7। अब 7p में किस तरह निकालोगे? 7 - 1 कितना निकला? 6। इसमें 6 टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे, एंगुलर प्लस रेडियल सभी। आपको पूछा गया 8p में कितने होंगे? अब 8p का n कितना है? 8 है हमारा। 8 - 1 कितना हुआ? 7। तो उसमें कितने होंगे? 7 रेडियल प्लस एंगुलर नोड्स होंगे। अब 9p में पूछा गया आपको कितने होंगे? आप करोगे 9 - 1 तो वो कितना निकला आपका? 8। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रेडियल प्लस एंगुलर नोड्स होंगे हमारे 8। ठीक है, तो ये आपको आया समझ में? यहाँ तक अच्छे से आया समझ में? तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं आया समझ में तो मैं इसमें और इंप्रूवमेंट मुझे बता दीजिए, इसमें क्या खामियां हैं तो हम इसको दूर करूंगा। अब नेक्स्ट आज हम देखेंगे डी ऑर्बिटल्स में किस तरह के नोड्स होते हैं और किन-किन ऑर्बिटल्स में किस तरह से नोड्स निकाले जाते हैं। ठीक है ना? तो लेट अस स्टार्ट। यही मैंने हेडिंग की है, नोड्स इन डी ऑर्बिटल्स। जिस तरह हमने देखा पिछले लेक्चर में, पी ऑर्बिटल्स में होते हैं दो तरह के नोड्स। एक तो होते हैं स्फेरिकल नोड्स जिनका दूसरा नाम है रेडियल नोड्स, और दूसरे किस्म क्या होते हैं? एंगुलर नोड्स। इसी तरह एंगुलर नोड्स का दूसरा नाम क्या होता है? नोडल प्लेन्स। ये मैंने दूसरे पहले वीडियो में इसमें अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है ना? अगर कोई इसमें एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स का कोई कंफ्यूजन तो आप वो वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो जिस तरह पी ऑर्बिटल्स में होते हैं दो तरह के नोड्स, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स, इस तरह डी ऑर्बिटल्स में भी होते हैं रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। अब देखो मैंने इसको समझाने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 3D अब पांच ऑर्बिटल्स में से मैंने एक ऑर्बिटल चुना है, कौन सा? 3dxy चुना है। ठीक है ना? d स्क्वायर में कोई डिफरेंट स्टोरी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन लास्ट में हम बात करें सिर्फ dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल्स के बारे में हम बात करें। तो इन चारों में से मैंने एक ऑर्बिटल यहां पर चुना, कौन सा? 3dxy मैंने चुना। ठीक है? हमें पता है डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? डबल डंबल होती है। ठीक है ना? ये हमारा एक डंबल है यहां से, और ये मेरा हमारा दूसरा डंबल है। ठीक है ना? ये किसकी मैंने शेप बनाई है? 3dxy, ये इसकी शेप होती है। ठीक है ना? तो ये वाला वो रीजन होती है, ये लोब्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम। फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम दिस वालेशन। ठीक है ना? अब जरा हम ध्यान देते हैं 4dxy। अब मैंने एक ऑर्बिटल, ये मैंने 3dxy है, ये मैंने यहां पर दिया क्या? 4dxy। अब आप देखेंगे ना 4dxy, देखो ये ऑर्बिटल भी, इसकी शेप भी है डबल डंबल। देखो ये भी है डबल डंबल ही है, मगर इस डंबल में देखो होता क्या है, इसमें एक रीजन आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम। ठीक है ना? उसके बाद ऐसा रीजन आता है जहां पर प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं होती है। उसके बाद यहां पर रीजन आता है जहां पर प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम। ये बीच में ये जो 4d ऑर्बिटल के लोब्स के बीच में जो ये रीजन आया ना, इसी रीजन को कहते हैं ना नोड। नोड वो पोजीशन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ये वाला पोजीशन है जहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होती है, 0 होती है। तो 4d ऑर्बिटल में 4dxy में क्या होता है? एक नोड मौजूद होता है एक ऑर्बिटल में। ठीक है ना? ये चारों मिला के एक ही नोड बनता है। ठीक है? अब देखो मेरे बेटे, क्योंकि ये नोड क्या है? स्फेरिकल है ना? स्फेरिकल नोड है, हमें पता है स्फेरिकल नोड्स को हम कहते हैं एंगुलर नोड्स। तो हम ये सॉरी स्फेरिकल नोड्स को हम बोलते हैं रेडियल नोड्स। तो 4dxy ऑर्बिटल में हमारा क्या होता है? एक रेडियल नोड होता है। ठीक है ना? इसको और समझने के लिए मैंने यहाँ पर 5dxy ऑर्बिटल की भी डायग्राम बनाई है। ठीक है ना? 5dxy ऑर्बिटल आप देख सकते हैं, ये भी है, इसकी शेप भी है डबल डंबल ही, मगर इन डंबल्स में क्या आ रहा है? इसमें पहला रीजन आता है जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, उसके बाद ये वाला रीजन कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, उसके बाद ये वाला रीजन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, उसके बाद ये वाला रीजन कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, उसके बाद ये वाला रीजन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। तो इस लोब्स में ऐसे दो रीजन्स आ रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है 0। तो उन्हीं रीजन्स को हम क्या कहते हैं? नोड्स। क्योंकि ये नोड्स क्या है? स्फेरिकल्स हैं, स्फेरिकल नोड्स को हम बोलते हैं रेडियल नोड्स। तो 5d ऑर्बिटल में 5dxy में कितने नोड्स बन रहे हैं? 1 2 नोड्स बन रहे हैं। ठीक है ना? तो ये वाले नोड्स हमारे हो गए रेडियल नोड्स। क्लियर बात है यहां तक? अब बात करते हैं एंगुलर नोड्स की। ठीक है ना? एंगुलर नोड्स जिनको हम दूसरा नाम बोलते हैं नोडल प्लेन्स। किसमें? हम डी ऑर्बिटल्स के बारे में अभी dxy या dyz dxz की बात करेंगे। ठीक है? अब लेकिन आपको याद रखना है एंगुलर नोड्स आर नॉट प्रेजेंट इन dz स्क्वायर ऑर्बिटल। dz स्क्वायर में एंगुलर नोड्स नहीं होते, यहां पे आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना। ये नोड्स आपको बाकी ऑर्बिटल्स में मिलेंगे, डी ऑर्बिटल्स में, मगर डी जेड में ये एंगुलर नोड्स मौजूद नहीं होते हैं। अब निकालते हैं कैसे, फॉर डी एक्स वाई ऑर्बिटल में इसमें कहां से नोड होगा, इसमें वाई जेड प्लेन में और एक्स जेड प्लेन में नोड होगा। जैसे मैंने आपको सिखाया पी ऑर्बिटल्स में फॉर एग्जांपल आपको मैं रिवाइज कर रहा हूं, मान लो ये मेरा है पी एक्स, यहां से पी वाई ऑर्बिटल, और ये मेरा है पी, ये पी जेड ऑर्बिटल है। अगर ये पी जेड ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां से होगी, इस प्लेन में कुछ भी नहीं, इस प्लेन में भी कुछ भी नहीं है। तो ये वाले दो प्लेन्स क्या बन गए मेरे नोडल प्लेन्स, किसके लिए, पी जेड के दो नोडल प्लेन्स होते हैं एक्स वाई, ठीक है ना। इसी तरह हमारे डी एक्स वाई के दो प्लेन्स होते हैं, एक वाई जेड प्लेन और एक जेड प्लेन। तो उसके डी एक्स वाई ये ऑर्बिटल के हमारे दो नोड्स, दो प्लेन्स होते हैं, वाई जेड प्लेन में और एक्स जेड प्लेन में। इसी तरह हमारे डी वाई जेड में दो प्लेन्स होते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्स प्लेन। इसी तरह डी जेड एक्स में होते हैं वाई जेड एक्स जेड एंड जेड वाई प्लेन होता है। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स किसके बराबर होता है, वो होता है एल के बराबर। किसके बराबर होता है, यहाँ पर गलत हो गया, एल के बराबर होता है। जिस तरह पी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स होते हैं एल के बराबर, इसी तरह डी ऑर्बिटल्स में भी नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स होते हैं किसके बराबर, एल के बराबर। अब यहाँ पर इसमें जो हमारे स्फेरिकल नोड्स होते हैं, स्फेरिकल नोड्स ये मैं आपको बोलता जिनको हम बोलते हैं रेडियल नोड्स। इस जिस तरह हमारे पी ऑर्बिटल्स में होते हैं रेडियल नोड्स किसके बराबर होते हैं, n-l-1। इसी तरह यहां पर भी ये होते हैं बराबर n-l-1 के बराबर, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आ रहा है तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वहां पर रेडियल नोड्स किसके बराबर होते हैं, n-l-1। यहां पर भी नोड्स रेडियल नोड्स होते हैं बराबर n-l-1 के बराबर। तो वही मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे ना बराबर सम ऑफ रेडियल नोड्स प्लस सम ऑफ एंगुलर नोड्स। तो सम ऑफ रेडियल नोड्स किसके बराबर है, n-l-1 प्लस सम ऑफ एंगुलर ये नोडल प्लेन्स है जिसको बोलते हैं एंगुलर नोड्स होते हैं प्लस l। तो a प्लस l और माइनस l हो गया कैंसिल, वहां क्या बचा n-1, ठीक है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 3dxy ऑर्बिटल एंड 4dxy ऑर्बिटल। किस तरह निकालोगे टोटल नंबर ऑफ नोड्स 3dxy में, टोटल नंबर ऑफ नोड्स किस तरह निकालते हैं, 3-1 से। तो n-1 से, तो n कितना यहाँ पर 3 है, 3-1 कितना हुआ, 2 हुआ। यहाँ पर 4dxy में कैसे निकालोगे, n-1 से, 4 कितना इसमें 4, तो यहाँ पर n कितना है हमारा 4 है, 4-1 कितना होगा 3। समझ में आया। तो ये हमारे थे एंगुलर नोड्स, ये हमारे थे स्फेरिकल नोड्स या रेडियल नोड्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं dz ऑर्बिटल की। नोड्स इन dz स्क्वायर ऑर्बिटल, वहां पर क्या होते हैं, ओनली स्फेरिकल नोड्स मौजूद थे, ओनली स्फेरिकल नोड्स, रेडियल नोड्स मौजूद थे, जिनका दूसरा नाम रेडियल नोड्स का दूसरा नाम है स्फेरिकल नोड्स। स्फेरिकल नोड्स मैंने बताया है, रेडियल नोड्स का ही नाम है स्फेरिकल। इसमें क्या मौजूद होते हैं, खाली स्फेरिकल, इसमें एंगुलर नोड्स नहीं होते, वहां पर मैंने बताया, ठीक है ना। तो मैंने ये 3z स्क्वायर के डायग्राम बनाई, ये देखो इसकी प्रोबेबिलिटी यहां से होगी मैक्सिमम। अब देखो जब 4d स्क्वायर मैंने बनाया, इसमें यहां से होगी एक, यहां से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, बीच में नहीं होगी, और उसके बाद एक ऐसा रीजन आएगा जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। तो बीच में एक रीजन आया जिसको हम बोलते हैं नोड, ठीक है ना। तो 4d में एक रीजन आया जिसको बोलते हैं नोड। इसमें कौन से नोड्स हैं, खाली स्फेरिकल नोड्स मौजूद होते हैं, किसमें, हमारे dz ऑर्बिटल। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया नोड्स इन s ऑर्बिटल, नोड्स इन p ऑर्बिटल एंड नोड्स इन p ऑर्बिटल। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, बता दीजिए वहां पर कौन सी प्रॉब्लम, ताकि हम अपने आप को और इंप्रूव कर सके। थैंक यू वेरी मच।